जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जिनका जन्म 3 जनवरी 1988 को हुआ है। जन्म समय प्रातःकाल 8 बजे। जन्म स्थान अमृतसर। इनका प्रश्न है, इनका विवाह कब होगा। और ये एक गारमेंट शॉप में नौकरी करते हैं, अर्थात कपड़े के दुकान में, और स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। क्या इनको स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहिए या नहीं। आइए इस कुंडली को विस्तार से देखते हैं। देखिए, अभी तक आप लोग कुंडली देखना काफ़ी हद तक सीख चुके होंगे। कुंडली देख के 2 मिनट में आप पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। बस आपको समझने की आवश्यकता है कि इसकी जड़ कहाँ बन रही है। उदाहरण के तौर पे इस कुंडली में प्रॉब्लम कहाँ है आप एग्जैक्ट समझ पाएंगे अगर आपने हमारे वो 9 वीडियो देखे होंगे जो हमने कोर्स बनाया हुआ है कुंडली सीखे। अगर आपको नहीं पता हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, कुंडली सीखे प्लेलिस्ट में 9 वीडियोस आप देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा 12 भाव कौन से होते हैं, उनका क्या आशय है, उनमें जो राशियां होती है उनका क्या फलीभूत है। उसके पश्चात सम राशि, विषम राशि, शत्रु राशि, मित्र राशि, ऊंच और नीच ग्रह, डिग्री, ग्रह अस्त कब होते हैं, अस्त की परिभाषा क्या है, ये सभी चीज़ें विस्तार से हमने बताई हुई है। खैर, किसी भी कुंडली में 12 भाव होते हैं, उन 12 भाव के एक महत्व होता है जो हमने लिखा हुआ है। सबसे पहला भाव जो होता है वो होता है लग्नेश, अर्थात लग्न, जिसका स्वामी लग्नेश होता है। अब इस कुंडली में लग्न कौन सा है, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है लाल स्याही से, लाल पेन से। 9 नंबर मतलब लग्न, मतलब जहाँ पे हमने पहले भाव को रोमन नंबर 1 लिखा हुआ है, द्वितीय भाव को रोमन नंबर 2, तृतीय भाव को रोमन नंबर 3, अर्थात भाव को हमने रोमन नंबर में दर्शाया हुआ है, कुल 12 भाव। और पहले भाव पे जो संख्या होती है वो हमेशा लग्न की संख्या कहलाती है, अर्थात लग्नेश। 9 नंबर लिखने की वजह से इस कुंडली के लग्नेश कौन हुए। नीचे टेबल दिया हुआ, टेबल देखिए। 9 नंबर के नीचे धनु राशि जिसके स्वामी गुरु अर्थात बृहस्पति है, तो इनके लग्नेश गुरु हुए। अब हम देखते हैं लग्नेश कहाँ बैठे हैं। लग्नेश बैठे हैं चौथे भाव में, वो भी खुद के घर में, 12 नंबर में। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी लग्नेश खुद के घर में होते हैं ये बहुत अच्छा योग बनाते हैं, अर्थात जातक को कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति या पैतृक सपोर्ट से कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का सहयोग मिलना है। लेकिन उसके साथ राहु आ गए। फिर हमने राहु को देखा, राहु की डिग्री 3 है। देखिए इस टेबल के बगल में डिग्री लिखी हमने, राहु की डिग्री 3 है और साथ में बृहस्पति अर्थात गुरु की डिग्री 26 है, तो दोनों में 23 डिग्री का अंतर है और राहु इनसे दूर निकल चुका है। तो ये अच्छी चीज़ है कि चांडाल दोष का जो परिणाम है वो काफ़ी कम है, क्योंकि गुरु के साथ जब भी राहु आते हैं तो एक गुरु चांडाल दोष बनाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है उनमें डिफरेंस कितना है, क्या वो एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, क्या उन एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। खैर यहाँ पे दूर जा रहे और डिफरेंस भी अच्छा खासा है। तो लग्नेश की बात हो गई, तो लग्नेश से हमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अब हम अगली बात करते हैं द्वितीय भाव, जहाँ पे 10 नंबर लिखा है जिसके स्वामी शनिदेव है। नीचे कुंडली में देखिए 10 नंबर के स्वामी शनिदेव है, और उसके साथ हम 11 नंबर का बात भी करेंगे क्योंकि दोनों के स्वामी शनि है। 10 नंबर 11 नंबर मकर राशि और कुंभ राशि दोनों के स्वामी शनि है। ठीक है, द्वितीय और तृतीय होने के कारण शनि इस कुंडली में मारक हो जाते हैं। मारक का अर्थात होता है मार्केश, जो आपको अच्छे फल नहीं देगा। किसी भी कुंडली में, हर कुंडली में आप देखेंगे कम से कम एक ग्रह ऐसा मारक अवश्य निकलता है जो आपको कभी अच्छे फल नहीं देगा। ये इतिहास है। चाहे आप कितनी भी अच्छी कुंडली देख लीजिए, बहुत बड़ा राजा हो उसकी कुंडली में भी एक ग्रह ऐसा जरूर होगा जो अच्छे परिणाम नहीं देगा। कुछ समय के लिए वो परिणाम विपरीत हो जाते हैं। तो आपकी कुंडली में शनि आपके लिए मार्केश है, वो आपको अच्छे फल नहीं देंगे, और फल देंगे भी थोड़ा लेट देंगे अगर आपने कुछ सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर उनकी पूजा की तो। और ख़ास बात यह है कि लग्न की द्वितीय और तृतीय भाव के जो मार्केश है शनिदेव कहाँ बैठे, लग्न में बैठे हैं, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है। लग्न में मार्केश का बैठना क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक। मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज बनते शुरू हो गए होंगे। हालांकि शनि अभी हाल ही में आया हुआ है, शनि की महादशा चल रही है आपकी। राइट साइड में देखिए शनि की महादशा है जो कि दिसंबर 2039 तक है। साथ ही साथ शनि की अंतर्दशा भी चल रही है जो रहेगी दिसंबर 2023 तक। तो इस समय आपकी कुंडली का सर्वोपरि ग्रह कौन है, शनिदेव।
शनि की बात करें तो शनि की 3 दृष्टि होती है, 30वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनि यहाँ पे तीसरी दृष्टि कहाँ डाल रहा है? भाई बहन पराक्रम। डेफिनेटली आपके भाई बहन को हेल्थ इश्यूज आते होंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 7वीं दृष्टि डाल रहा है पत्नी साझेदार व्यापार। आपके शादी को रोकने का कारक कोई और नहीं है, शनिदेव सबसे पहले कारक। आपके विवाह के रोकने के पीछे 2 ग्रह कारक है, उसमें से पहला है शनिदेव। उसके बाद शनिदेव की 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके कर्म भाव में। जो आप बोल रहे हैं कि मैं रेडीमेड शॉप में काम करता हूँ और अब स्टॉक मार्केट में जाना चाहता हूँ। अब आप खुद सोचिए, स्टॉक मार्केट के लिए हम कौन से भाव देखते हैं? पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। स्टॉक मार्केट के लिए हम भाव देखते हैं सप्तम भाव और 10वां भाव। सप्तम भाव जहाँ पे 3 नंबर लिखा है और 10वां भाव जहाँ पे 6 नंबर लिखा है। अब नीचे टेबल में देखिए 3 नंबर और 6 नंबर के मालिक कौन है? 3 नंबर के मालिक बुद्ध देवता, 6 नंबर के मालिक भी बुद्ध देवता है। और बुद्ध कहाँ बैठे हैं? पहले भाव में बैठे हैं। और बुद्ध को मैंने गोल कर दिया है। गोल क्यों किया जानते हैं? क्योंकि बुद्ध आपके अस्त हो चुके हैं। बुद्ध की डिग्री 24 है, सूर्य की डिग्री 18 है, मात्र 6 डिग्री के अंतर के कारण बुद्ध देवता अस्त हो चुके हैं। तो सप्तमेश और दशमेश अस्त हो गए। अब मुझे एक बात बताइए, आपके कर्म के मालिक और व्यापार के मालिक अस्त हो गए, तो क्या आपको वो ढंग से काम करने देंगे? जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में हम 3-4 भाव देखते हैं। वो कौन कौन से भाव होते हैं? एक होता है 10वां भाव, मतलब सप्तमेश दशमेश देखते ही है। उसके बाद देखते हैं लाभ का भाव, जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात एकादश भाव। और उसके साथ देखते हैं धन का भाव और भाग्य। अब इस कुंडली में सप्तमेश और दशमेश का अस्त होना कहीं ना कहीं एक प्रकार से नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है। ठीक है, अब आगे हम विस्तार से देखते हैं कि क्या और भी कोई विकल्प है कि जिससे आप स्टॉक मार्केट में ढंग से कार्य कर सकते हैं। आइए उसको विस्तार से जानते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गई कुंडली की। हमने चौथे भाव तो डिस्कस कर लिया। चौथे भाव के मालिक बृहस्पति, वो खुद बैठे, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। बृहस्पति ही आपको संभाले हुए, जो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति या पैतृक सपोर्ट मिलेगा। पंचम भाव की बात करें तो मंगल है। मंगल पंचम भाव के स्वामी होते हुए वे द्वादश भाव में बैठे हुए और स्वतः की राशि में बैठे हुए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस कुंडली में सबसे अच्छी बात है कि मंगल और बृहस्पति दोनों स्वराशि में बैठे हुए। मंगल का वहाँ बैठना क्या नुकसानदायक होगा? अब आप खुद सोचिए, क्योंकि मंगल दृष्टि कहाँ डालेंगे? मंगल की दृष्टि भी कहाँ पड़ रही है? आपके व्यापार पे पड़ती है। मंगल की दृष्टि कहाँ पड़ती है? आपके 6ठे भाव पे पड़ती है। ठीक है, अगर वो द्वादश में बैठे तो खैर, लेकिन मंगल स्वराशि में बैठे हैं तो इसलिए मुझे ज़्यादा नुकसानदायक नहीं लग रहा है। प्लस वो लग्नेश के मित्र है। इसके बाद जब हम 6ठे भाव की बात करते हैं, जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, उसके मालिक बृहस्पति, आप देख सकते हैं नीचे वृषभ राशि स्वामी शुक्र है, स्वामी शुक्र। शुक्र देवता कहाँ बैठे हैं? शुक्र देवता बैठे धन के भाव में। ठीक है, और धन के भाव में जहाँ बैठे 10 नंबर में, 10 नंबर के मालिक शनि और शनि के मित्र भी हैं। तो शनि को सहयोग ही देंगे, जो शनि चाहेंगे वो करने देंगे, वो बिल्कुल अपोज नहीं करेंगे। और दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। ठीक है, सप्तम भाव और 10वां भाव हमने चर्चा कर ली कि उनके स्वामी बुद्ध देवता अस्त है। अब हम अष्टम भाव की बात करते हैं, जिसके स्वामी चंद्र देवता है। चंद्र कहाँ बैठे हैं? चंद्र सप्तम भाव में बैठे हुए, बुद्ध के घर में बैठे हैं। और बुद्ध और चंद्र की मित्रता बिल्कुल नहीं है। फिर भी चंद्र यहाँ पे सहयोग अवश्य करेंगे, आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अष्टमेश का दोष लगने के कारण वो उनका जो असर होगा मिला जुला होगा। मतलब चंद्र एक ऐसा ग्रह है जो सपोर्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं करेंगे। इसके साथ साथ चंद्र को यहाँ पे एक दोष लगा, केमदुम दोष। चंद्र के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, चंद्र अकेला पड़ रहा है। उस केमदुम दोष के कारण भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है। तो एक आपके जीवन की खामी और आ गई, वो है चंद्र। मैंने यहाँ पे अंकित करना भूल गया हूँ, केमदुम दोष भी आपकी कुंडली में बनता है। ठीक है, इसके पश्चात 9वें भाव के मालिक, जहाँ पे 5 नंबर लिखा है, वो कौन है? सूर्य देवता। सूर्य देवता जा कर के बैठ गए लग्न में, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उनके साथ में कौन है? शनि। सूर्य और शनि के बीच की डिग्री 16 है। इसका पश्चात मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पिता से नहीं बनती है, या आपके पिता से दूरी है। ये दिखाता है लग्न में सूर्य और शनि का साथ में आना। ठीक है, 10वां भाव डिस्कस कर लिया। एकादश भाव के स्वामी शुक्र देवता है, वो कहाँ बैठे हैं? धन के भाव में। ये सबसे अच्छा योग बनता है। लाभ के मालिक अगर धन में बैठ जाए
क्या मतलब, क्या कहने, लेकिन वो लाभ आएगा कहाँ से? मतलब अगर शुक्र की आराधना की जाए तो आपको लाभ मिलेगा। स्टॉक मार्केट के लिए इसकी आवश्यकता सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि आपका सप्तमेश और दशमेश अस्त है, तो कर्म भाव आपका कमज़ोर हो जाता है। अब हम विस्तार से उपायों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला उपाय, आपको बुद्ध के मंत्रों का जाप डेली करना होगा, ओम बूम बुद्धाय नमः, वो भी आजीवन, क्योंकि आपका बुद्ध अस्त है। अगर आपको सफल होना है नौकरी में, धंधे में, स्टॉक मार्केट में, कहीं भी, तो बुद्ध को आपको पकड़ के रखना होगा। साथ ही साथ गणेश जी की पूजा करिए प्रातःकाल, इससे आपका बुद्ध मजबूत होगा। आप चाहे तो पन्ना पहन सकते हैं, पन्ना पहनने से भी आपको कंट्रोल होगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। दूसरी चीज़, आपके शनि की महादशा चल रही, शनि आपका मार्केश है। प्रॉब्लम आपकी यहीं स्टार्ट होती है। जब भी मार्केश की महादशा होती है तो मार्केश की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ पे नुकसान ज़्यादा करते हैं। साथ ही साथ शनि सूर्य के साथ बैठे, वे आपके पिता से भी अनबन करेंगे या उनसे आपकी दूरी बनाएंगे या बना चुके होंगे। इसलिए भी आपको शनि की आराधना करनी आवश्यक है। उनकी जो 3 दृष्टि हमने बताई, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि, वो भी आपके भाई बहनों को भी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज बनाएगी। साथ ही साथ 7वीं और 10वीं दृष्टि में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, या आपको आपके या तो उनको हेल्थ इशू बनेगी, या तो भाई बहनों से आपको दूर करेगी, या उनसे आपकी पटेगी नहीं। तो शनि की पूजा आप आरंभ करें। शनि के मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः। इसका मंत्र एक माला रोज जाप करना है शाम के समय। बुद्ध के मंत्र का जाप सुबह करना है, शनि के मंत्र का जाप शाम को करना है। मुश्किल से 2 से 5 मिनट का समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। ध्यान रखिए, हर शनिवार शनि मंदिर आपको जाना है। आप संभव हो, आपका बजट काम करे तो किसी शनि मंदिर में एक घंटी दान कर दीजिए, क्योंकि जब जब वो घंटी कोई बजाएगा शनि मंदिर में, तब तक आपके जो विक्रम है विनाश होंगे और शनिदेव आप पे प्रसन्न होंगे। शिव पूजा कीजिए। शनि न्याय के देवता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसलिए अगर शनि आपके जीवन में नुकसान कर रहा है तो उनका उपाय करना आवश्यक है। अच्छा, एक बात जो मैंने बताया था, चंद्र से केमदुम दोष बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। चंद्र का भी आपको उपाय करना है। वो उपाय ये है कि अमावस्या को आपको उपवास, पूर्णिमा को आपको उपवास रखना है। अच्छा, शनिवार का उपवास आप कंटिन्यू कीजिए। हर शनिवार उपवास और हर पूर्णिमा को उपवास, ये 2 उपवास आप रखिएगा। शनिवार आप हर शनिवार फॉलो कीजिए, आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हर शनिवार उपवास, बुद्ध का मंत्र जाप सुबह, शनि का मंत्र जाप शाम को, शनि की पूजा हर शनिवार को जिस दिन आप उपवास रखते हैं, और शनि मंदिर जा कर के हो सके तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए। कुछ महीनों में आपको रिजल्ट आने लगेगा नज़र। साथ ही साथ आप शिव पूजा कीजिए। अगर आपके आसपास शिव मंदिर हो, डेली सुबह या शाम को एक बार मत्था टेक के आइए, क्योंकि शिव की पूजा मतलब शनि की शांति। शनि और चंद्र दोनों कंट्रोल होंगे। ठीक है, चंद्र के लिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि केमदून दोष के लिए पूर्णिमा से बेहतर कुछ नहीं। अगर हो सके आपके आसपास गंगा नदी हो तो पूर्णिमा को आप गंगा स्नान कीजिए, अति उत्तम रहेगा केमदून दोष के लिए। और चंद्र के मंत्रों का जाप, हाँ, केमदून दोष के लिए एक उपाय और है, पूर्णिमा के दिन आप रुद्राभिषेक कीजिए, वो भी चंद्र के मंत्र के ऊपर, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र से आप रुद्राभिषेक कीजिए, इससे भी इस दोष की शांति होती है। आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं 5 मुखी, 7 मुखी, 4 मुखी, और चंद्र के लिए 2 मुखी। 5 मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति के लिए है, जो आपके लग्नेश है, उनके साथ आप 7 मुखी शनि के लिए, 4 मुखी बुध के लिए और 2 मुखी चंद्र के लिए, ये रुद्राक्ष, एक एक रुद्राक्ष आते हैं। ये आपको हरिद्वार देहरादून की तरफ मिल जाएंगे, लीजिए उनको, आप उसी माला में गूंथ करके धारण कर लीजिए। इसके पश्चात आप पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान दीजिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तभी धारण कीजिए अगर आप प्योर वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन डाइट अपना सकते हैं। रुद्राक्ष का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप रुद्राक्ष धारण करके नॉनवेज वगैरह खाते, अंडा वगैरह खाते, मांस मच्छी खाते हैं, तो रुद्राक्ष आपको नुकसान कर जाएगा, क्योंकि ये शिव का अक्ष है। इस बात का आपको ध्यान देना है। आपके नवमास में मंगल नहीं है, द्वादश में मंगल है, लेकिन नवमास में मंगल नहीं है, इसलिए मंगल दोष की हम पुष्टि नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि क्या आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अगर इनका उपाय नहीं करेंगे तो आपको घाटा होने के चांसेस रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, क्योंकि शनि की आपकी महादशा है। दूसरी चीज़, आपका विवाह कब होगा। देखिए, आपकी कुंडली में विवाह के कारक कौन है? बुध। बुध आपके सप्तमेश है, जहाँ पे 3 नंबर लिखा है, लेकिन वो भी अस्त है।
अगर आप शनि और बुध का उपाय करते रहेंगे कंटिन्यूअस, तो आपके विवाह का जो सबसे उत्तम समय बन रहा है वो बन रहा है दिसंबर 2023 के बाद। हालांकि आप अगर शनिदेव को पसंद करें तो अभी भी संभव है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन वो मारक दृष्टि है। तो जो असली समय, जो टाइमिंग नज़र आ रही है, वो है दिसंबर 2023 के बाद। बाकी आपके कुछ अन्य प्रश्न होंगे, आप अवश्य पूछिएगा। कुंडली आपकी एवरेज है, ठीक ठाक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा आपका समय ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो शनिदेव बड़े दयालु भी है, आपके हर कार्य बनने लगेंगे। आप थोड़ा पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए, डाइट पे ध्यान दीजिए। शनि न्याय के देवता है, सब कर्म प्रधान है। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं शनि की समय से निकलना पड़ता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं, सिर्फ कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए। शनि आपसे मेहनत अवश्य कराएंगे, क्योंकि वो लग्न में बैठे हुए, लग्न में शनि आपसे बहुत मेहनत कराएगा, लेकिन वो जब वो फल देगा तो बहुत मीठे फल भी देगा, इस बात को ध्यान देना है। निश्चिंत होकर आप केवल कर्म कीजिए। जय माता दी।